नमस्कार, चुनाव क्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने अचानक ऐन चुनाव के बीच में आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटरशिप से हटा दिया है। यही नहीं, उन्होंने उन्हें अपने उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी से भी मुक्त कर दिया है। अभी साल भर पहले ही उन्होंने धूमधाम से आकाश को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। अपने इस फैसले के लिए मायावती ने जो कारण दिया है वो थोड़ा अटपटा लगता है। उन्होंने कहा कि आकाश अभी राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं है। हो सकता है उनकी बात में दम हो, क्योंकि हाल में आकाश ने बीजेपी पर कुछ ऐसी टिप्पणियां की थी जिनको लेकर उनके खिलाफ मामले भी दर्ज किए गए थे। 28 अप्रैल को उन्होंने उत्तर प्रदेश में सीतापुर की रैली में योगी आदित्यनाथ की सरकार की तालिबान से तुलना करते हुए उसे आतंकवादियों की सरकार कहा था। इसके अलावा उन्होंने लोगों से कहा था कि वो ऐसी सरकार को जूतों से जवाब दे। बहरहाल सवाल ये उठता है कि क्या उन्होंने आकाश को जांचे परखे बिना ही बड़ी जिम्मेदारियां दे दी थी? क्या ये उनकी चूक नहीं मानी जाएगी, बजाय इसके कि आकाश आनंद ने ये चूक की है? लेकिन राजनीतिक प्रेक्षक इसे दूसरी तरह से भी देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि मायावती चुनाव में बीजेपी की मदद कर रही हैं। हाल के कई फैसलों से भी इसकी पुष्टि होती रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आकाश के उग्र तेवर इसमें आड़े आने लगे हों। किसी मजबूरी या दबाव की वजह से वे बीजेपी से संबंधों में बिगाड़ नहीं चाहती, इसलिए उन्होंने आकाश को मैदान से हटा ही दिया। अब सवाल उठता है कि उनके इस कदम से किसे फायदा होगा? क्या एक विरोधी आवाज को चुप कराकर बीजेपी ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी को खुश करने के चक्कर में अपना और बीजेपी दोनों का नुकसान बीएसपी ने कर लिया हो? निश्चय ही बीएसपी का मतदाता मायावती के इस कदम को अच्छा नहीं मानेगा, क्योंकि आकाश अपने भाषणों से उनमें उत्साह और उम्मीद पैदा कर रहे थे। वे बीजेपी पर हमले कर रहे थे, जो कि वे चाहते हैं, क्योंकि उन्हें बीजेपी की वजह से संविधान और आरक्षण दोनों ही खतरे में दिख रहे हैं। सवाल उठता है कि इसका बीएसपी पर क्या असर पड़ेगा? विपक्ष के उम्मीदवारों पर क्या असर पड़ सकता है? ये भी कि क्या उनकी मेहरबानी बीजेपी को यूपी बचाने में कामयाब कर सकती है? आज की चर्चा इन्हीं सवालों पर, और इसमें हिस्सा लेने के लिए जो 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, आपका उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ जाने-माने राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषक प्रोफेसर रविकांत हैं और वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस भी हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। रविकांत जी, आपसे शुरू करते हैं। इस मूव को बहन जी के आपने किस तरह से देखा है? ये बीजेपी की मदद है, घबराहट है, दबाव है, मजबूरी है, या अपने वो कोई जोखिम लेने की स्थिति में नहीं है? डेफिनेटली मुझे लगता है मैं आपके आखिरी शब्द से शुरुआत करूंगा। मायावती पर कोई प्रेशर है, ये केवल चर्चा होती है। मैं उसकी कोई पुष्टि नहीं कर सकता, इसलिए मैं उसको नहीं ले रहा हूँ। मुझे लगता है कि थोड़ा-सा आकाश आनंद को लेकर के वो ज़्यादा गंभीर हैं और चिंतित भी हैं। जिस तरह से आकाश आनंद ने सीतापुर में प्रहार किया और उसके बाद जो एफआईआर दर्ज हुई, 3-3 प्रत्याशियों पर भी एफआईआर हुई, वहाँ के और कुछ लीडर्स पे भी एफआईआर हुई और उसके बाद मुझे लगता है कि जो प्रेशर पड़ा होगा, तो वो आकाश आनंद को अभी उस स्थिति में नहीं देखना चाहती। इसलिए शायद उन्होंने ये आरोप लगा करके कि अभी वो परिपक्व नहीं है, ये फैसला किया। लेकिन मायावती का वो फैसला भी आलोचना के केंद्र में आया था जब उन्होंने आकाश आनंद को अचानक नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था, अपना सक्सेसर बनाया था। लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया भी नहीं था आकाश आनंद को। लेकिन पिछले 2 महीने में आकाश आनंद का एकदम से लोगों में उनका रुझान बदला हुआ था। जिस तरह से वो भाषण दे रहे थे और ये कतई नहीं लग रहा था कि वो कहीं से ट्रांसक्रिप्टिव भाषण पढ़ रहे हैं। वो गुस्सा जो उनके भीतर आ रहा था, वो गुस्सा बहुत स्वाभाविक लग रहा था और आकाश आनंद के भाषणों पर आज तक किसी दलित ने, किसी पिछड़े ने, बहुजन ने कोई रिएक्ट नहीं किया, बल्कि उनके भाषण को देखने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, पसंद कर रहे थे लोग। और उसके पीछे की वजह है, जो उन्होंने बुलडोजर शब्द का इस्तेमाल किया, जो आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल किया। सच बात यह है कि दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, इस समय आतंक में जी रहा है
और वो एक ऐसे लीडर की कल्पना करता है, एक ऐसे व्यक्ति को देखना चाहता है जो उसके गुस्से को रिफ्लेक्ट कर सके, जो उसके गुस्से को बयां कर सके मंच पर, और ये आकाश आनंद ने किया। इस वजह से उनकी आवाज बहुत तेजी से आगे जा रही थी। आपने इन 2 महीनों में ये भी देखा होगा कि लोग चंद्रशेखर आजाद से उनकी तुलना करने लगे थे, बल्कि समझदारी में उन्हें कहीं आगे भी देख रहे थे। मेरे पास दिल्ली से और भी कई जगहों से बहुत बड़े पत्रकारों के भी, कई और बड़े बौद्धिक लोगों के फोन आए, और उनका ये पूछना था, मेरे से जिज्ञासा थी कि आकाश आनंद अचानक ऐसे कैसे बोल रहे हैं, इतनी हिम्मत और ये समझदारी कहाँ से आ रही है। तो मैंने कहा कि देखिए, वो जहां से निकले हुए, जिस प्रयोगशाला से मायावती के अगर आप शुरुआती दौर को देखेंगे तो वो इसी तरह का एग्रेशन था। और मुझे तो वो उनका कांशीराम जी के साथ पहला परिचय जो याद आता है, जिसमें राजनारायण का वो माइक छीन लेती हैं केवल इसलिए कि डॉक्टर अंबेडकर के लिए उन्होंने कुछ अटपटा बोल दिया था। वो खबर जब अखबार में आती है तो कांशीराम ढूंढते हुए उस लड़की को पहुंचते हैं मायावती के घर, और वो कहते हैं कि आप हमारे मूवमेंट के साथ जुड़िए। और फिर जो हुआ वो इस पूरे देश ने देखा, वही एग्रेशन और वही भाषण और लगातार जूझते रहना समाज के लिए। मुझे लगता है आकाश आनंद भले ही ऐसे परिवार में पले हों जिन्होंने वो अत्याचार अन्याय न देखा हो, लेकिन जो व्यक्ति जहां से, जो उसकी आइडेंटिटी है, और जब वो देख रहा है कि अंबेडकर यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, जब वो देख रहा है कि एक दलित नौजवान अगर उजले कपड़े पहन लेता है तो उसके मुंह पर पेशाब की जाती है, उसको पेशाब पिलाई जाती है। हाथरस में उसने देखा, जब उसने ये देखा कि अगर मोटरसाइकिल पे चलेगा तो उसको पीटा जाता है। ऊना से लेकर के तमाम घटनाएं उसका। रवि कांत जी, लेकिन ये बताएं कि ये तो ब्रेक भी लगा सकती थी, दूसरे तरह से भी इसको हैंडल कर सकती थी मायावती, कि भाई उसकी सभा कम कर देते, उसको समझा दिया जाता कि ये अवॉइड करना है। लेकिन एकदम से आपने नेशनल कोऑर्डिनेटरशिप से भी हटाया और ये तक कह दिया कि अब वो हमारे राजनीतिक उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी से भी अलग हो गए। मतलब ये एक गलत मैसेज भी जाता है अभिषेक आनंद, माफ कीजिए, आकाश आनंद के लिए भी ये ठीक नहीं है। तो ये ऐसा लगता है ये ड्रास्टिक कदम जो लिया है, ये कोई बड़ा दबाव भी काम कर रहा हूँ। हाँ, डेफिनेटली। और ये अगर आप उसको पूरा देखेंगे तो ये लगता है, क्योंकि आकाश आनंद जो बोल रहे थे उसका असर जो हो रहा था वो भारतीय जनता पार्टी को पूरे तरीके से डैमेज कर रहा था। बीएसपी को फायदा उसका मिल रहा हो ना मिल रहा हो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने लगातार जो प्रहार किए हैं, गुजरात मॉडल को जिस तरह से उन्होंने रखा, कह रहे भाई होता होगा आपके यहाँ कि 12,000 रुपए आप जमा करिए और लाखों रुपए जाइए, ये गुजरात मॉडल हमारे यहाँ नहीं चलेगा और उत्तर प्रदेश के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबा साहब अंबेडकर की वो बात कर रहे थे, और जिस भाषण में उनके खिलाफ एफआईआर हुई और मैंने उसके बाद का उनका इंटरव्यू देखा, कोई मलाल नहीं, कोई डर नहीं। तो लगातार जो बोल रहे थे उससे भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किलें हो रही थी। और अब जो डिसीजन लिया गया है मायावती के द्वारा, इसीलिए उसकी आलोचना हो रही है, या इसीलिए लोग संदेह व्यक्त कर रहे हैं कि कहीं कोई प्रेशर था क्या, कहीं बीजेपी आलाकमान की तरफ से ये कहा गया कि साहब इनको चुप कराइए, तो उस वजह से भी हो सकता है। लेकिन ये तो अब वो है कि नहीं है ये हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। आकाश आनंद की उपस्थिति, उनका भाषण भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से डैमेज कर रहा था और विपक्ष को मजबूत कर रहा था, और हो ये रहा था कि वो जो जाटो समाज भी है वो उसे वोट कर रहा था जो बीजेपी को हरा रहा था, फिर चाहे वो कांग्रेस का प्रत्याशी हो, सपा का हो। तो ये जो हो रहा था उससे बीजेपी में घबराहट थी, और इसीलिए इस निर्णय पर सवाल लग रहा है, ये सवाल खड़ा हो रहा है कि कहीं कोई दबाव में तो नहीं है। मैंने कहा मैं इसको कह नहीं सकता सच्चाई क्या है, लेकिन लगता यही। जी सिद्धार्थ जी, आपका क्या आकलन है? क्या ये जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य जिसको कहते हैं, वो यही इशारा करते हैं कि इतना बड़ा स्टेप तभी लेते हैं जब कोई बड़ी आफत आ रही हो? नहीं तो अपना भतीजा है, आपने बड़े साल भर पहले बड़े धूमधाम से उसको ये सारी चीजें नवाजी थी, आप उसको दूसरे तरह से भी हैंडल कर सकते हैं। ये जो शॉक ट्रीटमेंट दिया है, इसका क्या मतलब? देखिए, आपने कहा कि और भी तरीके थे, अगर आकाश आनंद के उस भाषण को लेकर कोई नाराजगी थी या वो नहीं चाहती थी कि वो भाषण इस तरह के देते रहे,
और ऐसा उन्होंने किया था वो ट्रीटमेंट। 28 अप्रैल के बाद आकाश आनंद की 4 रैलियां रद्द कर दी गई। आकाश आनंद ने उसके बाद से किसी जनसभा को, किसी उसको संबोधित नहीं किया। उनको घर बैठ जाने को कहा गया आकाश आनंद को। लेकिन बावजूद इसके उनको न केवल पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक पद से बल्कि उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी से जो दी जा रही थी उससे भी मुक्त कर दिया। तो ये सीधे सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का दबाव इसमें दिखता है। और कल इस फैसले के बाद पहली प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी ने ही दी और उसने ये कहा कि आकाश आनंद के साथ ठीक हुआ। तो जाहिर सी बात है कि आकाश आनंद के जाने से खुशी किसको थी, और कारण सीधा है। आकाश आनंद के बहुजनों को, दलितों को लगातार आगाह किए जाने से संविधान खतरे में है, इस धारणा को मजबूती मिल रही थी और भारतीय जनता पार्टी को इसके चलते सीधा नुकसान हो रहा था। और ये नुकसान केवल दलितों की ओर से भी नहीं हो रहा था, इससे ही नहीं हो रहा था, बल्कि अति पिछड़ों में भी एक मरमरिंग चल रही थी कि ये बाबा साहब का संविधान बदलना चाहते हैं, ये हमारा आरक्षण छीनना चाहते हैं। और आकाश आनंद के भाषण वो बाबा साहब के संविधान तक ही नहीं रुकते थे, बल्कि वो आरक्षण को छीनने की साजिश पर भी प्रहार करते हुए दिख रहे थे और बहुत उस भाषा में कर रहे थे जिस भाषा में आमतौर पर बहुजन समाज के नेताओं के भाषण होते हैं और जो अपील करते हैं उनके उस समर्थक वर्ग को, उसी भाषा में वो लगातार बोल रहे थे। तो ये फैसला तो निश्चित तौर पर इसी के और इसके साथ साथ और भी कुछ चीजें बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने की हैं, जो आगे हम चर्चा करेंगे हम उस पर कि कैसे कैसे उन्होंने इसके बाद तेजी के साथ टिकटों में बदलाव करना शुरू किया है। आप रविकांत जी याद करें, पिछले 6 दिनों में चुनाव पीक पर है, पिछले 6 दिनों में बहुजन समाज पार्टी की कोई एक रैली भी नहीं हुई है, कोई एक बड़ा कार्यक्रम जब ये चुनाव पीक पर है तो नहीं हुआ है। तो इसलिए ये साफ है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं वो दबाव काम कर रहा है, जो इसलिए डाला गया है क्योंकि इससे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को अब दिक्कत सामने दिखने लगी थी और होने लगी थी। वरना सतीश मिश्रा भी पार्टी के महासचिव हैं, पिछले पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने 100 रैलियां की थी, 72 रैलियां की थी। तो इस बार उनको चुपचाप बैठा दिया गया, वो हटाए नहीं गए हैं, वो अभी भी पद पर पदस्थान कायम है, लेकिन वो घर बैठे हैं। उस तरह से आकाश आनंद भी घर बैठ सकते थे, लेकिन नहीं, उनके साथ ये एक तरीके की सजा, उनको इस बात की सजा दी गई है कि लगता है कि ये सजा इसलिए भी है कि आपने माहौल बनाया, आपने संविधान को खतरे में होने की धारणा को मजबूत किया है और इसके एवज में आपको ये सजा दी गई है। ये मुझे साफ साफ लगता है और ये कहीं ना कहीं एक काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है। जैसा कि कुछ पत्रकार साथियों ने बताया कि तेजी के साथ कल रात में उन्हें हटाया गया है, लेकिन उससे पहले ही प्रत्याशियों के बदलने पर और बहुजन समाज पार्टी के प्रचार को एकाएक बीच चुनाव में ठप कर देने का ये संदेश कल सर्कुलेट होने लगा 10वें चरण के चुनाव में। और अभी अभी एक साथी ने कुछ देर पहले बताया कि एटा जैसी सीट पर जहां शाक्य और लोधी प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है, ऐसी जगह पर दलित मतदाता बहुत निर्णायक हैं और वहां कुछ दूसरा रुख देखने को मिला है। ये वो सीट है, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इन सब जगहों पर आमतौर पर पिछली बार गठबंधन होने के बावजूद दलित मतदाता समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट नहीं करते देखे गए थे, लेकिन वहां भी अगर परिवर्तन दिख रहा है तो इसका साफ मतलब है कि नुकसान हो रहा था, जिसके चलते ये कोर्स करेक्शन हम इसे कह सकते हैं, जो करवाया गया है, किसी भी तरह के दबाव को डाल करवाया गया हो या कोई डील या किसी भी सौदे के तहत ऐसा हुआ हो, लेकिन ये कराया गया है और निश्चित तौर पर इसमें भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं अपना लाभ देखा होगा। अब वो लाभ की जगह नुकसान हो जाएगा ये नहीं कह सकते हैं। अभी तक की जो रिपोर्ट है उससे कोई कहीं से लाभ दिखता नहीं है, बल्कि जो दलित मतदाता संविधान को खतरे में जानकर मायावती की पार्टी के मजबूती से चुनाव लड़ने की दशा में उनकी तरफ आ रहे थे, अब उनके पास सिवाय इसके कोई चारा नहीं बचता है। और इसी तरह की अपील भी कर रहे हैं जो आज अभी
एक बड़ी लंबी अपील की है अखिलेश यादव ने, जो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है। और इस तरह की जो अपील भी हैं, इंडिया गठबंधन के बाकी नेता जो अपील कर रहे हैं, उनकी अपील अब यही है कि बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ इस तरह से गलबहियां कर ली है, हाथ मिला लिया है, और अब आपको संविधान को सुरक्षित रखने के लिए, आरक्षण सुरक्षित रखने के लिए, बहुजनों का हित सुरक्षित रखने के लिए आपको इंडिया गठबंधन को वोट करना चाहिए। इस तरह की अपील भी जारी होना शुरू हो गई है। इसलिए कह रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं ये काउंटर प्रोडक्टिव या उल्टा खतरे में डालने वाला है एनडीए के प्रत्याशियों को। जी रविकांत जी, हम लोग काफी अरसे से कई डिस्कशन कर चुके हैं इस पर कि बहन मायावती की इस चुनाव में भूमिका क्या है, टिकटों के बंटवारे को लेकर, और हाल में जिस तरह से टिकट बदले गए, बांटे गए, उन सब को लेकर ये संदेह बराबर जाहिर होता रहा कि ये मामला ये है कि बीजेपी को फायदा हो रहा है। क्या ये अभिषेक आनंद को इस तरह से हटाने का भी मैसेज यही नहीं जा रहा है? हम आप भी बात कर रहे हैं, हम लोग भी इतनी राजनीति समझते हैं, और खासतौर से उत्तर प्रदेश में, कि वो 2 का 2 4 कर लेते हैं। तो क्या एक कि ये जो मैसेज जा रहा है किस तरह से जा रहा है, इस मैसेज का इफेक्ट किस पर होगा, बहुजन समाज पार्टी कितनी सफर करेगी, इंडिया को क्या फायदा होगा, क्या बीजेपी को भी फायदा हो सकता है? देखिए, इस पूरे निर्णय से एक चीज तो सामने आ ही रही है कि अब लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि ये दबाव में किया जा रहा है, और बीएसपी के सुप्रीमो पर दबाव डालना भी अगर लोगों को पता चल जाए और ये उन्हें भरोसा हो जाए तो इसका नुकसान बीजेपी को होगा, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे कई क्षेत्र हैं, जैसे जहां से मैं आता हूं, उस जालौन की सीट पर अगर मायावती जी सभा करने जाती तो शायद वहां पे बंटवारा हो जाता वोट का, खास करके जाटो मतदाता का, सपा और बसपा के बीच में। लेकिन कल से जो मैं सूचना ले रहा हूं, खबर ये निकल करके आ रही है कि अब समाजवादी पार्टी को जाटो मतदाता भी वोट करने के लिए तैयार है। तो इससे तो बीजेपी को नुकसान होने जा रहा है। आप मायावती को अगर खामोश कर देंगे तो इससे सीधा रिएक्शन समाज में होगा, क्योंकि ये तो उनको पढ़ना आता। आपने कहा कि 2 और 2 4 उनको आता है, कि मायावती जैसी दिग्गज लीडर को आप खामोश करा रहे हैं, डरा रहे हैं। एक तो रोहित वेमुला के आत्महत्या कांड के बाद स्मृति ईरानी ने जिस तरह से उन पर बोला था, वो शायद पहली बार किसी पार्टी के किसी नेता ने अपमान किया था इस तरह से, वो भी लोगों को याद है। और अभी आप अगर खामोश कराने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका समाज में रिएक्शन होगा, और वो रिएक्शन 2 और 2 4 होने वाला है। एक तरफ तो संविधान को बदलने की आप खुल्लम खुल्ला बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मायावती जैसे लीडर पर अगर आप प्रेशर डाल रहे हैं तो इसका नुकसान सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को होगा, और जो फायदा होगा वो इंडिया अलायंस को होगा। और जो माहौल बना हुआ है इस समय, खास करके राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के जो एक सिंपैथी है उस जाटो मतदाता में भी, दलितों में भी, तो वो इंडिया अलायंस की तरफ जाने के लिए बेहिचक तैयार है। लेकिन भाजपा को वो सजा देना चाहते, जो सजा आकाश आनंद को मिली है, ये सजा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी इस समाज के द्वारा। इसको इनकार नहीं किया जा सकता और इसको भुलाया भी नहीं जा सकता। और मुझे लगता है कि उसके लिए वो मतदाता तैयार है। जैसे जैसे नीचे तक ये बात जा रही है, सबको समझ में आ रहा है कि क्यों किया गया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार दबा रही है, नरेंद्र मोदी दबा रहे हैं, तो उससे मुक्त होने के लिए, अपने नेता को मुक्त करने के लिए ये उल्टा रिएक्शन होने जा रहा है। और मुझे लगता है कि इसके वजह से बीजेपी ज्यादा मुश्किल में आएगी। और अभी तो इस बार भले ही उन पर इल्जाम कुछ भी लग रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि मायावती जी भी अंदर से कहीं निपटाने के मूड में है। 10-10 ब्राह्मण प्रत्याशी उन्होंने दिए थे, जिसमें से 8 प्रत्याशी सीधे तौर पर बीजेपी को हरा रहे थे, और उसका फायदा इंडिया अलायंस को मिल रहा था। अब जो हो रहा है, जैसे धनंजय सिंह की पत्नी को उन्होंने हटाया, या बस्ती से उन्होंने अपना प्रत्याशी हटाया, ये भी लोग भांप रहे हैं कि क्यों हो रहा है। तो इस समय संविधान बचाने का चुनाव ज्यादा बन गया है, और अपनी पार्टी और अपने नेता को भी सहयोग करने का ये चुनाव बन गया है। इसलिए मुझे लगता है कि ये रिएक्शन उल्टा होगा, बजाय बीजेपी को फायदे के ये नुकसान बीजेपी को होने जा रहा है। आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि जाटो वोट भी अब समाजवादी पार्टी और इंडिया को वोट देने के लिए तैयार है, मानसिक तैयारी कर चुका है, और ये कोर वोट है।
वोटर है मायावती का, 8% के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उत्तर प्रदेश में जाटव वोट हैं। अगर 11% जाटव 11%। हाँ। जी, अगर 11% वोट है, वो बंटवारा हो रहा है और उधर जा रहा है, तो बीएसपी की क्या स्थिति होगी? बीएसपी का तो सफाया हो जाएगा फिर। लग तो यही रहा है, लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि ये लोकसभा चुनाव के लिए जा रहा है और इंडिया अलायंस की वजह से जा रहा है। ये समाजवादी पार्टी को जो वोट जा रहा है वो अखिलेश यादव के लिए नहीं जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये मेरा अनुमान ये था चुनाव के ठीक पहले कि बीएसपी 8% पे आ जाएगी और अब मुझे लगता है कि वो 8 से भी नीचे आएगी। हो सकता है कि 5 और 6% पे आकर के रुक जाए, क्योंकि संविधान बचाने की लड़ाई। अगर संविधान रहेगा तो मायावती के बारे में लोगों की जो उम्मीदें हैं वो फिर से बलवती हो सकती हैं। आकाश आनंद को लेकर के भी उम्मीदें सामने आ सकती हैं, जो दलित राजनीति है वो फिर से कम कारगर हो सकती है। लेकिन अगर संविधान ही नहीं बचता है, डेमोक्रेसी ही नहीं बचती है, लोग कह रहे हैं साहब इस बार वोट का जो अवसर मिल रहा है अगली बार रहेगा कि नहीं रहेगा, यहाँ भी पुतिन और किम जोंग की स्थिति तो नहीं आ जाएगी। लोगों की इस तरह की चर्चा है, तो इसलिए वो जाकर के संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और हो सकता है कि बीएसपी को इसे लॉस हो, लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल वो उस विचार को बचाने में लगे हुए हैं। डॉक्टर अंबेडकर की थाती को, उनकी विरासत को बचाने में लगे हुए हैं, इसलिए वो हो सकता है कि बीएसपी को भी थोड़ा-सा अभी किनारे रखने की कोशिश करें और ऐसा लग रहा है, फील्ड में ऐसा लग रहा है कि वो वोट करने के लिए तैयार है, लेकिन उनके ध्यान में अभी दिल्ली है, लखनऊ नहीं है। लखनऊ जब आएगा तो ये वोट बदल भी सकता है, बदलेगा ही, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि बदलेगा। जी, सिद्धार्थ जी, ये जो अभी जिक्र किया धनंजय सिंह वाली सीट जो है और बस्ती की सीट है, यहाँ पर जो परिवर्तन किए हैं, ये भी वो मैसेजिंग तो पूरी हो रही है कि ये सारा दबाव में हो रहा है। ये दबाव जो पड़ रहा है, ये बीजेपी को कितना फायदा पहुंचा रहा है, कितना नुकसान पहुंचा रहा है? जैसा अभी रविकांत जी कह रहे हैं कि ये अगर बहन मायावती पर दबाव पड़ रहा है तो एक निगेटिव मैसेज दलितों को जा रहा है कि बीजेपी बहन जी का हाथ मरोड़ रही है, ये भी एक नुकसान है। दूसरा ये कि दलित तो पहले ही से उबले हुए हैं संविधान को लेकर, तो बीजेपी क्या हासिल करेगी? कोई फायदा हो सकता है कैंडिडेट बदलवाने के बावजूद? देखिए, ऐसा है कि जिन 2 जगहों पर अभी प्रत्याशियों को में बदलाव किया गया, वहां उन प्रत्याशियों को इस बार भी नहीं छोड़ा गया कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकें। नामांकन हो चुके थे, उन दोनों प्रत्याशियों की ओर से नामांकन किया गया था और उनको निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ने के लिए भी नहीं छोड़ा गया। और अभी तक की स्थिति ये थी कि जिन दोनों प्रत्याशियों को बदला गया, दोनों प्रत्याशी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे, मजबूत स्थिति में थे। ऐसे में मायावती का वह मतदाता समर्थक वर्ग जो संविधान के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर, आरक्षण बचाने के नाम पर तमाम वजहों से भारतीय जनता पार्टी से नाराज था, वो इन प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने जा रहा था। अब जबकि इन दोनों प्रत्याशियों के वोट काट दिए गए हैं और जिस तरह की अपील और जिस तरह का मैसेज गया है, तो निश्चित तौर पर वह समर्थक, वह मतदाता वर्ग वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ तो नहीं जाने वाला है, बल्कि इन दोनों प्रत्याशियों को जो सजातीय मत थे या इनके जो समर्थक लोग थे, उन समर्थकों में जो नाराजगी है, क्योंकि वो समर्थक, ये दोनों प्रत्याशी खुले तौर पर कह रहे हैं कि उनका टिकट भारतीय जनता पार्टी के कहने पर काटा गया है। बहुत ऊपर से इशारे आए हैं, इस तरह के वीडियो आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे कि अब ये अपने लिए जब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो ये जिनकी वजह से इनका टिकट काटा गया है, जैसा ये आरोप लगा रहे हैं कि उनको हरवाने का काम करेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि इसकी वजह से कोई बहुत बड़ा लाभ मिल रहा था। हाँ, ये सच है कि अगर ये दोनों प्रत्याशी मैदान में होते तो भारतीय जनता पार्टी को अधिक नुकसान होता। और इससे भी बड़ी खबर जो अभी तक ये आई है कि भारतीय जनता बहुजन समाज पार्टी में कोऑर्डिनेटर्स का सिस्टम है कि वो अलग अलग जोन के उनके कोऑर्डिनेटर होते हैं। प्रत्याशियों के औपचारिक, वैसे तो प्रत्याशियों का चयन मायावती की तरफ से किया जाता है, लेकिन उनके चयन के बाद उनकी औपचारिक घोषणा वो कोऑर्डिनेटर करते हैं, उन्हें सिंबल देने का काम कोऑर्डिनेटर करते हैं। तो अब जिन छठे 7वें चरण के
प्रत्याशियों को सिंबल दिया जाना बाकी है, उस काम को भी रोक दिया गया है। तो अब उम्मीद ये की जा सकती है कि आखिरी के 2 चरणों के चुनाव में पहले से घोषित और भी कई प्रत्याशियों के नामों में बदलाव किया जा सकता है, और वो बदलाव किसके पक्ष में किया जाएगा इसको लेकर भी बड़े आसानी के साथ अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर इससे 2 चीजें हो रही हैं। एक कि बहुजन समाज पार्टी की अपनी संभावनाएं, जो ये लग रहा था कि 2022 के विधानसभा चुनाव से इतर कुछ जगहों पर इसके प्रत्याशी वो थोड़ा सम्मानजनक मत हासिल करेंगे। एक कुछ जगहों की सूचना थी कि जहां शायद वो दूसरे स्थान तक पहुंच सकते थे। ऐसी परिस्थितियों से अपने आप को विमुख करने का काम ये हालिया फैसलों ने किया है। निश्चित तौर पर अब बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से 2022 विधानसभा चुनाव के मोड में चली गई है। जब 2022 का चुनाव उस पार्टी ने एक नेगेटिविटी के साथ लड़ा था, चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि अपने प्रतिद्वंदी को चुनाव हराने के लिए लड़ा था। इस तरह के प्रत्याशी खड़े किए थे कि जिससे हम न जीतें लेकिन समाजवादी पार्टी प्रत्याशी हार जाए। ये उसी मोड पर एक बार फिर गई हैं, और जब भी इस तरह के मोड में बहन जी जाती हैं तो उसमें नुकसान कितना किसका होता है वो अपनी जगह है, लेकिन सबसे पहला नुकसान इनका स्वयं का होता है। और शायद वो स्थिति शुरू हो गई है। हो सकता है कि जो प्रोफेसर रविकांत कह रहे हैं, शायद हम और रविकांत जी लगातार इस बात को बहुत समय से कह रहे हैं कि दहाई की जगह इकाई में इस बार उनका मत प्रतिशत आने वाला है। और अब जो ये कह रहे हैं कि 8 से भी नीचे जा सकता है, 6-7 पे जा सकता है, हो सकता है, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में काफी सीटों का चुनाव होना बाकी है। अभी तो कुल 26 सीटों का चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ है, तो इतनी बड़ी तादाद में सीटों का चुनाव बाकी है। मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी अपने ऐतिहासिक रूप से सबसे कम मतों के उस पर जाकर पहुंचेगी। पहली बार जब शायद बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी थी, उस समय का स्थित आंकड़ा शायद उसका 8% के आसपास था। तो हो सकता है कि वो वहां तक जाकर पहुंच जाए, और उससे नीचे फिर अब उम्मीद है, प्रोफेसर रविकांत कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव आएगा तो स्थिति बदल जाएगी। लेकिन हमने आमतौर पर ये देखा है कि एक बार जब फिसलन शुरू होती है तो वो फिर नीचे कहाँ तक जाकर रुकेगी, कहाँ नहीं जा सकता है। एक बार जब मतदाता विमुख होता है, मतदाता कहीं और चला जाता है, तो उसकी वापसी बड़ा मुश्किल का काम हो जाता है। ये संभव नहीं लगता है। लेकिन दिखेगा। एक प्रश्न और है जिसको लेकर आकाश आनंद के प्रति नाराजगी मायावती की रही है, ऐसा कहा जाता है, और वो ये था कि उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद वो किसी के साथ भी जा सकते हैं। इससे परेशान होने की क्या बात? जी देखिए, ये एक आकाश आनंद का ये जो स्टेटमेंट था, इसी तरह का स्टेटमेंट तो मायावती ने भी खुद दिया था एक बार। उन्होंने कहा था कि एक दूसरे पर इस तरह से हमले नहीं करना चाहिए, पता नहीं कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए और कब कौन से समीकरण बन जाए। ये स्वयं मायावती ने कहा था, और चुनाव के बाद कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए, ये आकाश आनंद का बयान कोई ऐसा नहीं था कि वो कोई नवोन्मेष नहीं था उनका। ये मायावती का बयान पहले रह चुका है। हो सकता है कि अब बदली हुई परिस्थितियों में मायावती उस बयान को दोहराना या देना या किसी और अपने पार्टी के नेता के मुंह से निकलवाना ना चाहती हूँ, और ये भी एक नाराजगी की वजह है। अब आज तो कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जिस तेजी से आकाश आनंद का ग्राफ बढ़ रहा था, शायद ये अभी राजनीतिक रूप में पूरी तरह से सक्रिय मायावती को अच्छा नहीं लगा। क्योंकि आकाश आनंद, आपने बिल्कुल सच कहा कि आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाने के, उनको पार्टी का जिम्मा देने के फैसले की उस समय आलोचना हुई थी। कई हलकों में, राजनीतिक हलकों में उसको लेकर मजाक भी हुआ था। लेकिन आकाश आनंद जिस तरह से अपने आप को प्रूव करते जा रहे थे, तो ये भी कहा जा रहा है कि आकाश आनंद का तेजी से सीढ़ियां चढ़ना, बहुजन समाज पार्टी की कमान जनता की ओर से अपने हाथों में ले लेना, ये हो सकता है कि ये भी एक मायावती जी के लिए नागवार गुजरा हो कि हम अभी राजनीति में सक्रिय हैं, और आकाश आनंद अगर इतने लोकप्रिय हो जाएंगे, लोगों के बीच में उनको लेके एक प्रेस होगा तो गलत होगा। तो ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन प्राथमिक कारण जो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नाराजगी संविधान बचाओ संविधान खतरे में है की धारणा को मजबूत करते आकाश आनंद के बयान, भाषण और उसको लेकर जनता में हो रही, बहुजन समाज में हो रही प्रतिक्रिया
लिया है, ये प्राथमिक कारण बने हैं। और बातचीत जो हुई है, जो चैनल खुला है बातचीत का मायावती का, संभवतः वो यहीं पर आकर नहीं रुका है। मुझे लगता है कि वो अब उनके हमले सत्तारूढ़ दल पर कम और हो सकता है कि विपक्षी गठबंधन पर ज्यादा हो आने वाले दिनों में। और ये भी हो सकता है कि अब उनके प्रत्याशी वो छांट कर इस तरीके से रखे जाएं, जिससे कितना अधिकतम नुकसान इंडिया गठबंधन को हो सकता है, ये भी देखने को मिल सकता है। जी, रविकांत जी, आखिरी टिप्पणी आपकी, ये जो संभावनाएं या आशंकाएं जाहिर कर रहे हैं, इनसे कितना सहमत हैं? देखिए, एक जो बात आपने उठाई थी कि उस टिप्पणी की वजह से हो सकता है कि उनको हटाया गया हो। मुझे लगता है कि ये चीज़ ये बात बीजेपी की तरफ से आई हो। उन्होंने उसको पोर्ट किया होगा कि साहब उन्होंने कह दिया कि हम बीजेपी के साथ जा सकते हैं, तो जो मुस्लिम मतदाता है, वो एकदम किनारे कर गया बीएसपी से। अब इसकी वजह से सज़ा दी गई है, तो साहब मुस्लिम मतदाता कहीं बीएसपी के साथ आ जाए, तो ये डिवाइडेशन होगा। मुझे लगता है कि ये तो खेल बीजेपी का है। लेकिन इसकी वजह से अगर मिलना होता ये सज़ा, तो पहले हो गई होती। लेकिन ये बिल्कुल साफ है आईने की तरफ कि ये सज़ा इसलिए मिली है क्योंकि आकाश आनंद सीधे भारतीय जनता पार्टी के बड़े लोगों की आंखों में आंखें डाल करके बात कर रहे थे और पूरे उनके एजेंडे को बेपर्दा कर रहे थे। और जिस एग्रेशन के साथ वो कह रहे थे, लोगों को वो एग्रेशन पसंद आ रहा था और लोग सीधे तौर पर बीजेपी के खिलाफ हो रहे थे। बीजेपी लगातार दांव खेल रही है जाटों मतदाताओं पर। मुझे मालूम है कि पिछले 1 साल भर, बल्कि और उससे ज्यादा, 22 के बाद ही बीजेपी ने यह काम शुरू कर दिया था कि बीएसपी का जो कैडर है, उसको अपने साथ जोड़ने के लिए वो कहीं नकदी भी दे रहे थे, मोटरसाइकिल भी दे रहे थे कि आप हमारे लिए काम करिए। तो बीएसपी का जो कैडर भी है, वो भी गरीब है, वो बहुत अमीर नहीं है। तो अगर उसको मोटरसाइकिल मिलेगी, तो उनके लिए शर्त ये थी कि आप जहां काम करते हैं वहीं पर काम करिए, लेकिन बीजेपी के लिए काम करिए। और उन्होंने कई लोगों को मंत्री भी बनाया, जैसे 2-2 कैबिनेट मंत्री हैं, असीम अरुण हैं और बेबी रानी मौर्य हैं। कई और लीडर्स को वो लेकर के आए जाटो समाज से। तो उस जाटो मतदाता पर नजर थी बीजेपी की, लेकिन आकाश आनंद जब बोल रहे थे, तो उससे वो एंटी बीजेपी हो रहा था। ये सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को हो रहा था, तो इसलिए ये लगाम लगवाई गई। लेकिन मैं समझता हूं कि इसका भी उल्टा रिएक्शन होने जा रहा है, क्योंकि 2 महीने में जो आकाश आनंद ने हासिल किया है और बेहतर होता। ये भी जो आशंका है कि मायावती को ये लग रहा होगा कि कहीं हमसे ज्यादा सीढ़ियां ना चढ़ जाए, मुझे लगता है कि बेहतर कॉम्बिनेशन होता कि जो यूथ है उसका आइकॉन आकाश आनंद होते और जो पुराने लोग हैं वो आज भी मायावती को देवी की तरह पूजते हैं। उनके लिए हाथी सिंबल होता है, वो चाहे आप सपा की किसी की बात कर लो, लेकिन जाकर के वोट वो वहीं देते हैं, अभी भी देंगे वो। तो ये एक बेहतर कॉम्बिनेशन होता, लेकिन ये नहीं हुआ। इसका मतलब है कि प्रेशर है, या आप ये कहें कि चिंता है। प्रेशर हो रहा होगा कि साहब आकाश आनंद को हम इस तरह से राजनीति नहीं करने देंगे या इस एफआईआर पर ही जेल में डाल देंगे। बहुत सारे लोगों ने हमसे ये भी कहा, मैंने कहा कि जेल जाने में, जब आप राजनीति कर रहे हैं और आकाश आनंद को जेल में डाल देने का मतलब है कि उनको फिर से उभार देना, बड़ी ताकत दे देना। तो ये कहीं ना कहीं वही खेल है कि अभी बचाना है किसी तरीके से पार्टी को भी, उनको। लेकिन मायावती को बीजेपी भूल कर रही है, अगर जितना वो दबाव डालेंगे उतना ही नुकसान होगा, क्योंकि मायावती किसी के साथ दबाव में उस तरह से हो सकता है कि सामने आ जाए, लेकिन उसको छोड़ने वाली नहीं है। और अगर वो अब विड्रॉ कर रही है रैलियां, इसका भी फायदा इंडिया अलायंस को होगा, बीजेपी को नहीं होने जा रहा है। अगर बीजेपी को ये लगता है कि उनकी रैली से बीजेपी को फायदा हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि अब नहीं होगा, क्योंकि चुनाव एक मोड पे आ गया है। उसका जो प्रमुख टोन है ना दलितों के बीच में, वो सेट हो चुका है। पिछड़ों के बीच में अभी अखिलेश यादव जहां पूजा करने गए वहां मंदिर को धोया गया, तो टोन तो एक सेट हो गया है। और उसमें अगर मायावती नहीं जाती हैं, तो इसका फायदा इंडिया अलायंस को ही होगा। जी बिल्कुल। लेकिन अभी तो फिलहाल यही मैसेज जा रहा है कि हाथी अपनी सूंड में कमल लेकर चल रहा है। और ये निश्चित रूप से बीएसपी एक टिप्पणी मैं करूंगा, एक टिप्पणी कि अगर इस तरह का नैरेटिव ना चलाया जाए, खासकर जैसे अखिलेश यादव ने जो बात कही है,
अच्छा हुआ कि उन्होंने इंडिया अलायंस शब्द का इस्तेमाल किया। अखिलेश यादव को ये ना कह करके थोड़ा दूसरे ढंग से टिप्पणी करनी चाहिए। मायावती के प्रति थोड़ा सम्मान भाव व्यक्त करते हुए वो ये कहे कि संविधान बचाने के लिए आप वोट करने के लिए जाएं। वो इशारा वही होगा, तो थोड़ा सा बचना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सेंटिमेंट्स का मामला है। मायावती पर जरा भी आप हमला करेंगे तो इसका नुकसान होगा। ये अखिलेश यादव को समझना होगा। आप जी केवल अपील करें कि संविधान और उसका मतलब वही होगा, सीधी सी बात। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, धन्यवाद आज की चर्चा के लिए। नमस्कार।